उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक यात्री बस खाई में गिर गई है। ये जो जानकारी मिल रही है इसके मुताबिक मार्चला के पास यात्री बस खाई में गिरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में यह हादसा हुआ है। मार्चला के पास एक यात्री बस खाई में गिर गई है। हादसे के वक्त कुछ लोग बस से नीचे गिरे। जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके मुताबिक बस में 42 लोगों के बैठने की जगह थी। अभी मुकम्मल तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये जो 42 सीटर बस बताई जा रही है इसमें कुल कितने यात्री सवार थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश खान इस वक्त मौजूद हैं और जरा दानिश से ही जानते हैं। दानिश, क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग बस में सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ, बस खाई में गिरी, और इस समय राहत और बचाव कार्य को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है? दानिश। रोमाना, देखिए मैं आपको बता दूं, ये 42 सीटर बस है और बस के अंदर अमूमन 42 से ज्यादा ही लोग मौजूद होंगे, क्योंकि दिवाली का समय था। दिवाली अभी खत्म हुई है, तो जो त्योहार में लोग अपने घरों पर गए हुए थे, लोग वो वहां से पहाड़ से वापस लौट रहे थे, इस बस में सवार थे। अचानक से बस खाई में जा गिरी है। इसमें से कुछ लोग नीचे गिरे, जिन्होंने बाद में स्थानीय लोगों को जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस की एक पूरी टीम अल्मोड़ा से चल पड़ी है। एसएसपी खुद अल्मोड़ा के वहां मौके पर पहुंचने वाले हैं। एसडीआरएफ की 3 टीमों को रवाना किया गया है, क्योंकि बस बताया जाता है गिरी खाई में गिरी है। इससे पहले भी यहाँ पर कई बड़े हादसे हुए हैं और हादसे इतने खतरनाक होते हैं कि काफी लोगों की जान जाती है। अगर ये सिर्फ ये जो बस है, अगर ये ओवरलोडेड थी तो मान के चलिए इसमें लगभग 50 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ की 3 टीमें पहुंच चुकी हैं। ये बस कहां से कहां जा रही थी, इसकी क्या जानकारी है दानिश? देखिए मैं आपको बता दूं, बस मरचूला से रामनगर की तरफ आ रही थी, तभी अचानक से इसका जो स्टीयरिंग था वो फेल हुआ है बताया जाता है, और बस खाई में गिरी है जाकर के। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो उत्तराखंड मार्चला में ये हादसा हुआ है, बस खाई में जा गिरी है। 42 सीटर बस बताई जा रही है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य में टीमें जुटी हैं। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में यात्री बस खाई में जा गिरी है। मार्चला के पास यात्री बस खाई में गिरी है। मार्चला के पास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मार्चला के नजदीक उत्तराखंड में बस हादसा, खाई में जा गिरी है बस। 42 सीटर यात्री बस में 42 लोगों के बैठने की जगह। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ये यात्री बस खाई में जा गिरी। ये रामनगर की तरफ आ रही थी बस, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और इसी दौरान जो ड्राइवर था उसका नियंत्रण बस से हटा और नतीजा ये हादसा। फिलहाल राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हादसे के वक्त कुछ लोग बस से नीचे कूद गए। उन्होंने ही स्थानीय लोगों को हादसे के बारे में जाकर जल्दी से इत्तला दी, जिसके बाद यहां पर मदद पहुंचाई गई है। और इस वक्त हमारे साथ यहां अल्मोड़ा से एसएसपी देवेंद्र पिंचा जी मौजूद हैं। जरा उन्हीं का रुख करते हैं। देवेंद्र जी, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे के बारे में सर? देखिए, ये आज मॉर्निंग का ये हादसा है और ये जो बस थी ये गढ़वाल से रामनगर की तरफ आ रही थी। ये बस भरी हुई थी, काफी सवारियां इसमें सवार थी। क्योंकि त्योहार का सीजन खत्म हो रहा था तो लोग वापस शायद जाने के लिए बसों में थे, तो बस एक्सीडेंट हो गई। काफी ये गई है नीचे। हमारी फोर्स अभी मौके पे पहुंच गई है, सल्ट थाना क्षेत्र की, और घायलों को निकाल लिया गया है। काफी घायलों को निकाल के जो भी घायल थे उनको नजदीकी हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है। बाकी बचाव कार्य भी चल रहा है। सर, कुछ कैजुअलिटीज का नंबर सामने आ रहा है सर? देखिए, अभी मुझे कंफर्म मैं भी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, जब तक मुझे खुद को ऑथेंटिक खबर नहीं मिलेगी। तो अभी मैं ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन है कुछ बता तो रहे हैं कि कैजुअलिटीज है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी संख्या है ये बताने की स्थिति में नहीं होगी जी। और सर, ये हादसे की वजह कुछ पता चल पा रही है? अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रही है। देखिए, एक्चुअली वो एरिया काफी दूर भी है। पोस्ट तो अभी पहुंच गई है नजदीकी थाना की। हम लोग भी निकल गए, पहुंचने में हमें भी टाइम लगेगा। एसडीआरएफ वगैरह भी निकल गई है, अभी पहुंचे नहीं है एसडीआरएफ भी। तो वही मौके पे पहुंच के ही वो पता चलेगा एग्जैक्टली, जो घायलों से बात करके ही जाके हादसे से बचा जा रही है। तो मतलब अभी वहां पर राहत और बचाव कार्य को कौन सर अंजाम दे रहा है? जैसा आप लोग बता रहे हैं कि आप भी अभी रास्ते में, एसडीआरएफ की टीम भी अभी रास्ते में। हम लोग, हाँ, ये काफी दूर एरिया भी। देखिए, फिलहाल हमारा पहली प्रायोरिटी है कि घायलों को किसी तरह बचाना, और जो अगर कोई कैजुअलिटी हुई है तो उनको निकालना, बॉडीज को निकालना और घायलों को बचाना हमारा पहली प्राथमिकता है। तो हम पहले अपनी प्राथमिकता उस पर काम कर रहे हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और आप ये बता रहे हैं कि 42 से ज्यादा, 42 सीटर तो बस बताई जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे भी ज्यादा लोग इसमें सवार थे।
ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उससे ज्यादा मतलब बस भरी हुई थी ऐसा बताया जा रहा है। एग्जैक्ट कितनी संख्या थी, कितने थे, ये मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक वहाँ अच्छा। पर हमारे जो फोर्स है पूरा सब बचाव कार्य नहीं हो जाता, तब तक हम कुछ बताने की स्थिति में नहीं रहेंगे। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, पहुंचे आप मौके पर सर, फिर आगे आपसे बात करके और अपडेट ले लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। आइए जरा जल्दी से अब अपने सहयोगी का रुख करते हैं। दानिश खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानिश, क्या जानकारी मिल रही है, कितने घायलों को अभी तक अस्पताल पहुंचा दिया गया, आपके पास क्या अपडेट है? रोमाना देखिए, मैं आपको बता दूं, मौके पर थाना सल्ट की पुलिस मौजूद है और स्थानीय लोग मिलकर के फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस रेस्क्यू में अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा घायलों को बाहर निकाला गया है। जहां तक कैजुअलिटी की बात है, 3 से 4 लोगों के मरने की सूचना अभी सामने आ रही है और ये कैजुअलिटी का जो नंबर है ये अभी काफी बड़ा हो सकता है। इसको लेकर के जो हमारे स्थानीय लोग वहां से जिनसे हमारी बात हुई बता रहे हैं कि काफी लोगों की मौत हुई है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा है खुल के सामने नहीं आया। 3 से 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जो ये बस थी, ये सल्ट से रामनगर की ओर आ रही थी, तभी अचानक से जो ड्राइवर था उसका नियंत्रण बस में से हट गया और गाड़ी खाई की ओर जा गिरी है। ये खाई लगभग 300 से 400 मीटर गहरी है जहां पर ये बस गिरी है और यहाँ पर रेस्क्यू करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि खड़ी चट्टान पर बस गिरी हुई है और ऊपर से नीचे उतर के और नीचे से ऊपर लोगों को लेके जाया जा रहा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लग सकता है। एसडीआरएफ की 3 से 4 टुकड़ियां नैनीताल से अल्मोड़ा के लिए रवाना हुई है। अल्मोड़ा से भी 3 टुकड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। नैनीताल पुलिस के कई जवान जो है वहां पहुंचे हैं क्योंकि आसपास के जो जिले हैं वहां की फोर्स भी बुला ली गई है। तो इससे जाहिर सी बात है कि लग रहा है कि हादसा बड़ा है और जो ये कैजुअलिटी का नंबर है ये काफी बड़ा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए दानिश। तो फिलहाल एसडीआरएफ की टीम और साथ ही आला पुलिस अधिकारियों के मौके पर पहुंचने का इंतजार है। अभी स्थानीय पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से ही राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रही है और जो कुछ घायल जिन्हें ऊपर लाया गया है क्योंकि खाई में जाकर बस गिरी है, उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम है। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है और इतना ही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं से वहां पर बाकायदा मारपीट की गई है। खालिस्तानियों की हरकत का एक वीडियो है, हिंदू फोरम कनाडा ने अपने एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसमें खालिस्तानी हाथ में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में घुस गए और देखिए किस तरीके से वहां पर हंगामा कर रहे हैं। हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की जा रही है। कुछ खालिस्तानियों ने हिंदू श्रद्धालुओं पर बाकायदा डंडे से हमला तक कर दिया। वीडियो नजर आ रहा है, आपके सामने है। तो ब्रैम्पटन में ये हिंदू मंदिर और मौका दीपावली का था, ऐसे में जाहिर सी बात है उत्साहित श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे और इसी दौरान ये खालिस्तानियों की तरफ से हमला कर दिया जाता है ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, क्या अपडेट मिल रहा है इस पूरी वारदात पर? मेरी आवाज मिल रही है आपको आशीष? रोमाना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। देखिए, भारत सरकार की तरफ से इस मामले पे बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। भारतीय दूतावास की तरफ से, उच्चायुक्त की तरफ से इस पर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है कि ऐसे वक्त पर जब हिंदू सभा मंदिर में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बाकायदा आधिकारिक तौर पर कैंप सेटअप करके भारतीय उच्चायोग की तरफ से काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा रहे थे, उस वक्त बड़ी संख्या में खालिस्तानी गेट तोड़ते हुए अंदर घुसे और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें लाठी डंडों से मारा। उन्हें रोकने का भरसक प्रयास किया गया लेकिन उसके बावजूद नहीं रुके ये सभी लोग और इन्होंने बड़े फाउल और गंदे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने ये नहीं देखा कि सामने मर्द हैं या औरत हैं, बहुत बुरी तरह से इन्होंने वहां पर बर्ताव किया। इसको लेकर के बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है भारत सरकार की तरफ से। इस बात की कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है कि मंदिर के बाहर, परिसर के बाहर जब इस तरह के काउंसलर सर्विसेज कहीं पर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कनाडा की तरफ से दी जाती है। यहाँ पर जानबूझ करके उसको कमजोर रखा गया, लचर रखा गया और एक तरह से अनुमति दी गई इन लोगों को यहाँ तक पहुंचने के लिए ताकि वो गेट तोड़ करके अंदर आए और इस तरह के बड़े वारदात को अंजाम दें। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी है उसके मुताबिक कोई सीरियसली इंजर्ड नहीं है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं रोमाना की किस तरह से अग्रेशन के साथ वो अंदर घुसे हैं और इस तरह की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसकी भर्त्सना की है। एक ट्वीट करके उन्होंने ये जरूर कहा है कि इस तरह के वारदात को कैनेडियन सरकार सपोर्ट नहीं करती, लेकिन ये अपने आप में उस कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है कि खुद ही लगातार इनको किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। और ये पहला कोई हादसा नहीं है, पहला इस तरह का इंसिडेंट नहीं है। पहले भी ये खालिस्तानी इस तरह से हिंदू मंदिरों को वहां पर निशाना बनाते रहे हैं और नहीं, जस्टिन ट्रूडो के दावे तो इसलिए और खोखले नजर आते हैं ना कि भाई वहां पर जो पुलिस फोर्स है उसको भी पहुंचने में इतना वक्त लग दिया। जब बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया गया उसके बाद जाकर जो
पील पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। हम जरा सीधे रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, दीपक बोरा जी, पूर्व राजदूत, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जो एक नया मामला देखने के लिए मिल रहा है कनाडा के अंदर, जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों की तरफ से हमला बोल दिया जाता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिन ट्रूडो साहब बाज नहीं आ रहे। लगातार भारत के खिलाफ ये उकसावे वाली घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं कनाडा में। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जब आपके साथ होता हूँ एबीपी न्यूज पे। थैंक यू फॉर आस्किंग मी। शुरुआत इससे करता हूँ कि ये जो क्लाउन ऑफ कनाडा है, या जिसको आप लोग डस्टबिन ट्रूडो कहते हैं, जो भी उसका नाम है, इसने ट्वीट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों किया है? दिमाग का इसने अपना इरादा बदल लिया। दिमाग तो है नहीं इस शख्सियत के पास। मैं बताता हूँ क्यों किया मैम, और ये मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि कल और परसों इलेक्शन होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स में, और सब लोग ये जानते हैं कि जो स्विंग स्टेट्स हैं 7 यूनाइटेड स्टेट्स में, हिंदू वोट अगर चली गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ तो वो जीत जाएगा। इसीलिए उसने हिंदू कम्युनिटी के बारे में इतनी चीजें अच्छी कही हैं, और उसने कंडेम किया जो बांग्लादेश में हुआ है। अब ट्रूडो को ये बात समझ आ गई कि ये बहुत शक्तिशाली कम्युनिटी है, तो छोटा सा एक ट्वीट डाल देता है, लेकिन अपनी पुलिस को भी आदेश देता है, उसका दोगला चेहरा है कि आप लोग ज्यादा कुछ मत करिए। कुछ नहीं कहता अटैकर्स के बारे में। सारी दुनिया को मालूम है कि वो लोग कौन है। मैम, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, मेरा मानना है कि एक जो झूठा व्यक्ति होता है ना, उससे ज्यादा खराब होता है एक झूठा जो हिपोक्रिट भी है। ये दोनों हैं। और मैं आपको फिर बता देता हूं चाणक्य नीति, मैं तो चाणक्य की संतान हूं। चैप्टर 15 वर्स 5 उसने क्या कहा था? विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसका विनाश काल आ रहा है मैम, मुझे पक्का यकीन है। अब भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि कनाडा को तो इसने पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट बना दिया। तरह तरह के क्रूक्स, क्रिमिनल्स वहां रहते हैं। अब हमको क्या चाहिए? बहुत से देशों को कनाडा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर। दीपक सर, मैं आगे आपसे कुछ और जानकारियां लूंगी सर, प्लीज आप हमारे साथ रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बता देते हैं। कनाडा में मंदिर को निशाना बनाने से जुड़ी जानकारी मिल रही है कि बाकायदा हिंदुओं ने पुलिस पर भी पिटाई का आरोप लगाया है। सिर पर हमला करने और डंडों से पीटने का आरोप लगाया गया है। खालिस्तानियों का समर्थन वहां पर पुलिस कर रही थी, ये हिंदू समुदाय की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं, और इसमें जो हिंदू समुदाय है वो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उन पर आरोप लगा रही है कि जो पुलिसकर्मी थे वो खालिस्तानियों के साथ नरम और हिंदू समुदाय पर गरम नजर आ रहे थे। हिंदू समुदाय के साथ दुर्व्यवहार जो वहां के पुलिसकर्मियों ने किया। कनाडा में एक बार फिर से निशाना हिंदुओं पर साधा गया है। खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर यह हमला किया है, और सीधे आपको लेकर चलते हैं। लगातार दीपक बोरा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, पुलिस की जो भूमिका या पुलिस की जो जिम्मेदारी है वो निभाती हुई यहाँ पर कनाडाई पुलिस नजर नहीं आई, और सीधे सीधे जो हिंदू समुदाय है वो तो खुलकर आरोप लगा रहा है पुलिस पर कि ये खालिस्तानियों के समर्थन में थे, हम पर हमला हो रहा था और उल्टे पुलिस भी हम ही पर डंडे बरसा रही थी। ये कैसी पुलिस है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये पुलिस नहीं है, ये बेईमान है, ये आतंकी खुद है। मैम, आपको याद होगा जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है, बेकार के लोग हैं, घोड़ों पे बैठ के काम करते हैं, माउंटेड पुलिस है ना, तो ये बेवकूफ है, सड़कों पे तो उतरते नहीं है। मैम, इनके चीफ ने क्या बयान दिया था कि हम ही ने बताया था वॉशिंगटन पोस्ट को कि प्लाने अमित शाह साहब या इसके या उसका इन्वॉल्वमेंट था जो वहां पे घटना, क्योंकि इनका जो एक डार्लिंग प्लम्बर डस्टबिन का मर गया है, वो निजर सिंह, उसके बाद वो उसका दिमाग खराब हो गया। पता नहीं क्या संबंध थे उनके दोनों के आपस में। लेकिन ये जो पुलिस फोर्स है वहां की कनाडा की, अब इस पे भरोसा कोई नहीं करता। मैं ट्रस्ट करूंगा हमारी कम्युनिटी के लोगों को। ये मैम रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ कैनेडियन सोसाइटी है। ये कई बिलियन डॉलर देते हैं टैक्सेस में। हमारे बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं 20-30 बिलियन डॉलर साल का कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को देते हैं। लेकिन पुलिस को बता दिया है इस डस्टबिन ट्रूडो ने कि अब आपको जो है ये इंडियन जो खास तौर से हिंदू कम्युनिटी है, इनको जो भी हो सके सप्रेस करिए, क्योंकि मेरे डार्लिंग्स ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, और आप भी आप सब खालिस्तानी आतंकवादी बन जाए, उनकी तरह का व्यवहार करिए। तो मैं तो मानता हूं कि जिस तरह से ये हालात बढ़ते जा रहे हैं, अब हम एंड गेम पर पहुंच रहे हैं। यहाँ तो हमें, ये मेरा मानना है मैम, ये इसका निर्णय सरकार, यहाँ तो हमने
डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बिल्कुल मिनिमम लेवल पे कर दें, या फिर उसको एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करके पूरी दुनिया के साथ, जिस तरह से वो लोग जाके उनकी जो बेवकूफ सी फॉरेन मिनिस्टर जाके, मैं हर से बात करूंगी यूएन में भारत क्या कर रहा है, वहां के वेटर और कंसामा और से भी बात करती थी। हमें सारी दुनिया को बता देना चाहिए कि ये देश इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर होने के लायक नहीं है जब तक डेस्मोंड ट्रूडो वहां का प्रधानमंत्री। बिल्कुल, जहां से आपने बात की शुरुआत की थी ना कि पाकिस्तान ऑफ द वेस्ट, ये बनता हुआ कनाडा नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने का काम किया, उसी तरीके से जैसा कि दीपक वोरा सर कह रहे हैं कि साहब वक्त आ गया है, कनाडा को भी दुनिया के सामने बेनकाब करने की जिम्मेदारी भारत को निभानी होगी। हालांकि आपको बता दूं कि कनाडा में जिस तरीके से हिंदुओं को, मंदिर को निशाना बनाया गया, वहां के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, बयान जरूर दिया है उन्होंने, कह रहे हैं हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने, आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार, समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद। लीजिए, अपनी पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं, उस पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं जिसको लेकर हिंदू समुदाय की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं कि साहब इससे बेहतर कि वो खालिस्तानियों पर काबू पाते, वहां जो पील पुलिस थी वो तो हिंदू समुदाय के लोगों को ही टारगेट कर रही थी और उसी पुलिस की पीठ थपथपाने का काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। महाराष्ट्र जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में मनोज जरांगे ने बड़ा ऐलान कर दिया है, चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, ये कहना है मनोज जरांगे का। कल 20 से 25 मराठा उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था मनोज जरांगे ने। महाराष्ट्र में बड़े मराठा नेता हैं मनोज जरांगे, आप जानते हैं। मराठाओं के लिए आरक्षण के लिए आंदोलन मनोज जरांगे कर चुके हैं। अपनी भूख हड़ताल को लेकर सुर्खियों में मनोज जरांगे रहे हैं और कल तक 20 से 25 उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन अब बड़ा ऐलान मनोज जरांगे ने किया है, चुनाव में अपने प्रत्याशी मनोज जरांगे नहीं उतारेंगे। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को मतदान का दिन, और साथ ही आपको बता दें 23 नवंबर सबसे तेज नतीजे। यहां एबीपी न्यूज पर हमारे साथ देखिएगा और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, ये जो बयान आया है मनोज जरांगे का, चुनाव में उम्मीदवार ना उतारने की बात जो वो कह रहे हैं, इसके मायने क्या हैं गणेश? बहुत बड़े इसका मायने हैं, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल क्या करते हैं इसको लेकर मराठवाड़ा की जो लगभग 40 सीटें हैं उस पर निर्भर करता है। और इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है जिनके हीरो बन के ये उभर कर आ रहे हैं, आपको बता दें कि लोकसभा में जो महाविकास आघाड़ी को फायदा हुआ था वो मनोज जरांगे की भूमिका को लेकर हुआ था, क्योंकि एंटी बीजेपी स्टैंड मनोज जरांगे लेते हैं। ऐसे में मराठा समाज पूरी तरह से एनडीए के साथ दिखा था और उसकी बड़ी वजह थी मनोज जरांगे पाटिल। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी अगर मनोज जरांगे पाटिल खड़े रहते हैं तो मराठा समाज के वोट बटेंगे, कटेंगे और उसका फायदा भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट और अजित पवार को होगा, लेकिन वैसा दिख नहीं रहा। और आपको बता दें कि चुनाव उनका कारण ये था चुनाव नहीं लड़ने का, क्योंकि कल तक मनोज जरांगे पाटिल कह रहे थे कि 20 से 25 सीटें हम लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी ये बताया है कि उन्हें मुस्लिम और दलित समाज की तरफ से जो सूची आनी थी वो आई नहीं, सिर्फ एक मराठा समाज के आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वो बैकआउट करें। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र चुनाव और आप कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को एक तरीके से राहत पहुंचाने वाली भी ये खबर साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप जानते हैं कल दिल्ली दौरे पर पहुंचे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का जल्दी हल निकल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। शिक्षक भर्ती मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा हुई है योगी आदित्यनाथ की, इस मामले का राजनीतिक हल निकालने पर बात हुई है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और बहुत संभव है कि उपचुनाव से पहले ही इस मामले का हल निकाल लिया जाए, यहां तक की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर जो वोटिंग होनी है, 13 नवंबर को मतदान होगा और उससे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का हल
सियासी तौर पर निकल सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद हैं। जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक, कहां तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सरकारी स्तर पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, हल निकल सकता है, इसी के संकेत? जी बिल्कुल, इसके संकेत हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, क्योंकि कल जब सीएम योगी की पीएम से मुलाकात हुई है उस दौरान इस बात की भी चर्चा हुई है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जिसको लेकर जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी जो मांग है उसको कहीं ना कहीं माना जाए। और आपको बता दूं, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की डबल बेंच ने भी जो इन अभ्यर्थियों की मांग थी उसको कहीं ना कहीं माना था कि कुछ आपत्तियां हैं आरक्षण में और उसको कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए और इसके बाद इन लोगों को जो नौकरियां हैं वो दी जानी चाहिए। हालांकि उसमें कुछ और चीज़ों की दिक्कतें थी कि अगर इनको जो ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं अगर वो समाहित होते हैं तो क्या जो जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं क्या उनको निकाला जाएगा या उनको कैसे समाहित किया जाएगा, ये कुछ टेक्निकल पेज थे जिसको लेकर पेज फंसा हुआ है। लेकिन हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सीएम की पीएम से मुलाकात के दौरान इस बात को लेकर चर्चा हुई है और ये चर्चा के दौरान कोई ना कोई एक निष्कर्ष निकालने पर भी यथासंभव जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। और 13 नवंबर जो कि वोटिंग है, उस वोटिंग के पहले इसको लेकर कोई एक निर्णय कुछ न कुछ निकल सकता है, क्योंकि आप बताऊं जो 9 सीटें हैं उसमें कई ऐसी सीटें हैं जो ओबीसी और एससी बाहुल्य सीटें हैं जहां पे ये मतदाता काफी बड़ी संख्या में हैं। बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बटेंगे तो कटेंगे से जुड़ा एक और पोस्टर लगा है। वाराणसी में हिंदू को जाति में ना बंटने का पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर में क्या लिखा है अब मैं आपको ये बता देती हूं। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। लंका इलाके में बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसी के गेट के सामने ये पोस्टर लगा है। ये देखिए, पोस्टर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे, ये पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ विवेक इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। मतलब ये पोस्टर वॉर और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ से निकलकर पोस्टर वॉर वाराणसी में भी पहुंच चुकी है। अब तो विवेक पोस्टर सामने है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे का नारा सीएम योगी ने हरियाणा में दिया और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने दसियों नारे इसके काट में दिए और उसके बाद अब आज ये जो पोस्टर देखने को मिल रहा है वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता हैं विवेक, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में जो कहीं ना कहीं सीएम योगी बंद शब्दों में जो बातें कहने की कोशिश कर रहे थे उसको इस युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि खोल कर लिख दिया है और ये कहा है कि हिंदू अगर बटेंगे तो बांग्लादेश जैसी स्थितियाँ होंगी। पिछले दिनों जो बांग्लादेश की तमाम तस्वीरें आई, तमाम जो चीज़ें निकल के सामने आई, उसको कहीं ना कहीं उस तरफ इंगित करते हुए ये पोस्टर लगाया गया है। और जो समाजवादी पार्टी जो बार बार बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर जोड़ने की बात कह रही थी उसको उसकी काट में ये पोस्टर लगाते हुए ये कहा गया है कि अगर हिंदू बटेंगे तो बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हो सकती है। और उपचुनाव के पहले एक जोड़ और तोड़ की जो राजनीति है, अपने अपने वोटरों को लुभाने की राजनीति है, अपना अपना जो मैसेज है वो लोगों तक जो पहुंचाने की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है और उसी कड़ी में ये पोस्टर भी कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे के जो हमने उसमें काट में देखा था कि समाजवादी पार्टी लगातार नए नए नारे दे रही थी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे की बात समाजवादी पार्टी ने कही, इसके बाद पीडीए न बटेगा न कटेगा का नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया था। वहीं बहुजन समाज पार्टी जो है उसने भी इसके काट में अपना एक नारा दिया था। पर अब इन सब के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से अब उस नारे को और कहीं ना कहीं इलेबोरेट किया गया है और एक तरीके से, क्योंकि एक संवैधानिक जो पद है उस पद पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो इतनी खुली तौर पर कोई चीज़ नहीं कह सकता है, पर एक जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता के तौर पर जो एक चीज़ें निकल के सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि क्या मंशा या किस तरीके से किस तरफ भारतीय जनता पार्टी या वो क्या कहना चाहती थी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बीच में। और वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये वाराणसी में जो पोस्टर लगा है वो इस तरफ इंगित कर रहा है।